हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आरटीएन चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द वेरिएबल। आप सोचेंगे वेरिएबल अब पढ़ने चल रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कई लेक्चर क्रॉस कर रखे हैं, नियर अबाउट 100 लेक्चर आफ्टर वी आर डिस्कस अबाउट अगेन द वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम लोगों ने प्रीवियस 120 लेक्चर समथिंग प्रीवियस क्लास में शुरू किया था वेरिएबल, और वहां पर हमने वेरिएबल में कुछ बातें ड्रॉप कर रखा था और आपको एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल में कुछ चर्चाएं हम लोग जब फंक्शन पहुंचेंगे तब समझेंगे। और वो आज दिन आ गया है जब आप फंक्शन की इस दुनिया में वेरिएबल के डिक्लेरेशन संबंधित कुछ जानकारियां लेंगे। क्योंकि जब हम फंक्शन की दुनिया में आते हैं तो वेरिएबल के कुछ दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, और वो वेरिएबल के रूप देखने को मिलते हैं डिक्लेरेशन से। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आफ्टर 120 प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैं 5 मिनट आपका लूंगा जिससे रिकैप कर सकूं वो आज के 120-130 लेक्चर प्रीवियस की बात को एक्सप्लेन कर पाऊं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आई होप सभी स्टूडेंट को पता होगा। मैं तो क्वेश्चन करूं, आप कमेंट करके एक्सप्लेन करिए, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी एक सिंपल सा लाइव टेस्ट देने का मौका मिलेगा। चलिए बताइए, आपकी कांस्टेंट वैल्यू जो जगह स्टोर करती है, जो जहां पर स्टोर होती है, उस प्लेस को क्या कहते हैं? आप 5, 10, 100 कुछ भी आप जहां रखते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? तो आंसर है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। या उसी को प्रीवियस टाइम में हम लोग क्या कहते थे? उसे कहते थे वेरिएबल। तो वेरिएबल और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज है, पहले क्लियर समझ लीजिए। कल के समय में जिसे वेरिएबल कहा जाता था, वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ रैम। ऑब्जेक्ट वी कैन आल्सो वी कैन से दैट प्लेस ऑफ रैम। उसी प्लेस ऑफ रैम को कल के समय में वेरिएबल कहा जाता था, और आज के टाइम में उसी को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। आप सोच रहे हो कल के टाइम आज के टाइम का क्या मतलब है? प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समय में, जैसे सी में, C++ में आज भी अगर यूज करेंगे तो हम लोग वहां पर वेरिएबल बोलेंगे। और आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम उस वेरिएबल के स्थान पे क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। आपका प्रश्न होगा, क्या सर वेरिएबल बोले तो कोई इशूज? नो इशू। अगर आप वेरिएबल के स्थान पे अगर आप नाम बोलते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट दिस इज अ डिसिप्लिन वे called to the exact name of the technical name of the programming language। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो also we have a technical, और हमें टेक्निकल टर्म का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो डाटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज क्या है? डाटा ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज एक स्टैटिक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही थी। उसमें डाटा टाइप बताना पड़ता था, फिर आपको वेरिएबल नेम बताना पड़ता था। यहां पे डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। कांस्टेंट वैल्यू तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक हमारा जो कंपाइलर होता है, मोर सेंसिटिव होता है, वो उसकी ऑटोमेटिकली कास्ट समझ लेता है, जिसे हम पहले डाटा टाइप कहा करते थे, आज हम लोग इसी को क्लास कहते हैं। मेमोरी पर, रैम पर जगह लोकेट कराने कौन काम करता है? मेमोरी पर जगह लोकेट कितना बाइट कंज्यूम होना है कौन डिक्लेयर करता है, कौन कराता है? आपका आंसर होगा कंपाइलर। यस, आई नो दैट कंपाइलर करता है, लेकिन किसके आदेश पे करता है? किसके बिहाफ पे करता है? तो आप बोलेंगे सर प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जगह कंज्यूम किया जाता था कंपाइलर द्वारा, और कंपाइलर तो एक वर्कर है, एक सर्वेंट है जो किसी की बात का फॉलो करता है। और वो किसकी बात की फॉलो करेगा? डाटा टाइप की। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू से ही वह जगह लोकेट कर लिया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डाटा टाइप को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्लास नेम बोलते हैं। ये स्टैटिक ना होके डायनेमिक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्लास की मदद से यहां जगह लोकेट किया जाता है, और उस जगह का नाम होता है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट वैल्यू। और उस जगह का एक नेम या उसका आइडेंटिफायर को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम
वैल्यू, 4 टर्म सुनिएगा, क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम, वैल्यू। इसी को प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास के स्थान पे डाटा टाइप, डाटा टाइप की मदद से जो जगह बनती थी उसे हम लोग कहते थे वेरिएबल, उस जगह को नामकरण को हम लोग कहते थे वेरिएबल नेम, और उसके अंदर जो रहता था उसे भी वैल्यू कहते थे, कांस्टेंट वैल्यू वहां भी कहते थे, कांस्टेंट वैल्यू यहां भी कहते हैं। अब आपको क्लियर कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, आपको रिकॉल हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंटिंग ऑफ कंटेंट ऑफ दिस बोर्ड। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ऑब्जेक्ट, वी कैन डिक्लेयर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल यूजिंग 2 वेज। हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात करेंगे तो दोनों बातें कॉमन है। ऐसा नहीं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन इन 2 टाइप, आपको सी प्लस में भी या एक्सटेंडेड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो परंपरा है वेरिएबल का डिक्लेरेशन की, ये बड़ी पुरानी है, ये पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समय चला रहा है। मतलब दिस इज नो न्यू थिंग्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन 2 तरह से किया जा सकता है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम लोग बात करते हैं, इसे हम लोग फंक्शन की दुनिया में आके बात करते हैं। फंक्शन से पहले इन टर्म का मतलब नहीं होता है, हम लोग उसे लोकल ही मोस्टली यूज करते हैं, है ना। लोकल ग्लोबल टर्म का यूज कब करते हैं? जब हम फंक्शन पढ़ने आ जाते हैं तो हम लोग लोकल और वेरिएबल 2 टर्म का यूज करते हैं। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम लोग कह सकते हैं लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, और ग्लोबल को हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते थे, आज हम लोग उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन मैंने पुरानी जो परंपरागत तरीके से उसका नेम था वो यहीं पर है, ठीक है। लोकल वेरिएबल, ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, बस इतना मैंने यहां लिखा और कुछ लिखा नहीं है। लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, पुरानी परंपरागत तरीके से इसका नाम वेरिएबल रहा है, इसलिए हमने आपके इस लेक्चर में भी उसको जिंदा रखा है। वो टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूं, तो चाहे आप ऑब्जेक्ट कहिए चाहे आप वेरिएबल कहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गया। वेरिएबल का डिक्लेरेशन 2 तरह से होता है, ठीक है। और एक बात समझिए, वेरिएबल का यहाँ डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एट द सेम टाइम होता है। दिस इज द न्यू थिंग्स कंपेयर टू द ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेरेशन और वैल्यू देना दोनों एक साथ होता है, उसे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन कहते हैं। वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ ही हुआ करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जबकि प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेरेशन आप पहले कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन में जाकर डेफिनेशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ किया जाता है। अगर हम प्रोग्राम टाइम की बात करें, देखिए वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम प्रोग्राम टाइम कर सकते हैं। अब वो तो वैल्यू देने की बात हुई। डिक्लेरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हुआ डिक्लेरेशन। लेकिन डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन कहते हैं उसी ऑब्जेक्ट पर या उस वेरिएबल में वैल्यू देना। तो हम 2 तरह से कर सकते हैं, रन टाइम कर सकते हैं या प्रोग्राम टाइम कर सकते हैं। लेकिन जो मैं भी बता रहा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि डिक्लेरेशन अभी कर दीजिए और आप डेफिनेशन मतलब वैल्यू देने का काम नई लाइन में करिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप चाहे रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, चाहे प्रोग्राम टाइम कर रहे हैं, प्रोग्राम टाइम कर रहे हैं, तो आप वेरिएबल का नेम या ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू वैल्यू वही देना पड़ेगा। यदि आप रन टाइम दे रहे हैं तो इनपुट की मदद से भी आपको वही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन भी करना पड़ेगा। ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत पहले स्पष्ट कर लिया था और समझ भी गए होंगे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। तो बस ये चर्चाएं थी प्रीवियस क्लास की। आगे बढ़ते हैं और यहां शुरू होती है अपनी चर्चाएं शुरू। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करने चल रहे हैं? इस लेक्चर में लोकल के बारे में बात करेंगे, बाद में हम बात करेंगे ग्लोबल, दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन ये हेडिंग है। लोकल वेरिएबल, देखिए हमने वेरिएबल और ऑब्जेक्ट साथ साथ लिखा है कि कंफ्यूज ना हो। लोकल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। यह लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन या लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का ही एक टाइप है। आई होप ये बात समझ में आ गया।
जहां जहां भी मैंने वेरिएबल लिखा होगा वहां वहां मैंने ऑब्लिक करके ऑब्जेक्ट जरूर लिखा होगा। मैंने कहीं भी अकेले ना तो ऑब्जेक्ट को छोड़ा है ना तो कहीं पे वेरिएबल छोड़ा है, लेकिन दोनों चला हूं परंपरागत तरीके से, जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कहा जाता था। क्योंकि आई होप हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो इस समय लेक्चर देख रहे हो वो सी लैंग्वेज, C++ या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत अच्छे स्कॉलर हो, तो उनके माइंड सेटअप में वेरिएबल बना होगा, तो इसलिए उन शब्दों को भी मैं लेके पैरेलल में चल रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लोकल वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन या लोकल ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। पाइथन का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का टाइप है, क्योंकि दो टाइप का होता है, लोकल और ग्लोबल। आगे अब वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, मैं बार बार ऑब्जेक्ट कहूंगा, वेरिएबल आपको समझना होगा। फिर सुनिएगा, मैं नेक्स्ट लाइन में जब भी कभी पढ़ूंगा आप तो वेरिएबल नहीं पढ़ूंगा, मैं ऑब्जेक्ट ही पढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ही बोला जाता है तो ऑब्जेक्ट ही बोलूंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने इतनी देर तक उसको समझाया। तो अब अगर बात करेंगे तो हम लोग वेरिएबल क्या फिर एन बात करें, एन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन एरिया। हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं वो इनसाइड ऑफ फंक्शन एरिया, फंक्शन एरिया के अंदर करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर करते हैं, जिसे हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक भी कहते हैं, इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। फिर सुनिए, फंक्शन डेफिनेशन के इनसाइड ऑफ एरिया, जिसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप कहते हैं या एसोसिएटेड स्टेटमेंट आप कहते थे। याद होगा आपने फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट के साथ में इंडेड विथ इंडेंटेशन मार्क लगाया था और थोड़ा अपने स्टेटमेंट को शिफ्ट करके लिखा था। जितने शिफ्ट करके स्टेटमेंट लिखे थे उसी को हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन कहते हैं। हालांकि आपने इससे पहले इफ के बॉडी पढ़ चुके हैं, इलिफ के बॉडी स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, व्हाइल के बॉडी स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। वैसे फंक्शन में भी इंडेंटेशन मार्क लगता है, तो उससे एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट होंगे उसे हम फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं या बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं। तो बताया जा रहा है जो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो फंक्शन डेफिनेशन के बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट में लिखा जाता है, तैयार किया जाता है। लोकल वेरिएबल object declaration which cannot access the out of function definition block. This is the very most line for this lecture. ये लाइन है ना, काफी महत्वपूर्ण लाइन है, ये फिर से समझाना होगा मुझे। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड माने डिक्लेयर्ड किया जाता है इनसाइड ऑफ फंक्शन एरिया, फंक्शन एरिया के अंदर, जिसे हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं। अगर आपको अब भी ना याद हो रहा हो तो याद करिए, आप इंडेंटेशन मार्क के बाद जो शिफ्ट करके लिखते थे लाइन, उसी को बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं। वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। इज कॉल्ड लोकल ऑब्जेक्ट या लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन एरिया के अंदर जाके कोई ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, उसी को लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। और उस ऑब्जेक्ट को विच कैन नॉट एक्सेस, वह जो आपने डिक्लेयर्ड किया, यहाँ पर डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइज दोनों साथ होता है, आपको पता है। यहाँ पर वैल्यू भी साथ में दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट अभी डिक्लेयर कर लो वैल्यू बाद में दे लो। चाहे रन टाइम दोगे, चाहे प्रोग्राम टाइम दोगे, चाहे इनपुट के थ्रू दोगे, चाहे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू दोगे, उसी समय जब ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसी समय वैल्यू देना नहीं आ रहा है। तो विच कैन नॉट एक्सेस, अब जो आपने इनसाइड ऑफ फंक्शन में वैल्यू दे दिया है ऑब्जेक्ट पे, उसको नहीं निकाल सकते हैं, नहीं एक्सेस कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते द आउट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक। मतलब फंक्शन डेफिनेशन से बाहर के एरिया में जाके आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनसाइड ऑफ फंक्शन एरिया में डिक्लेयर्ड हुआ है। इसका स्कोप लोकल होता है। लोकल वेरिएबल का नाम लोकल वेरिएबल इसलिए पड़ गया बिकॉज इसका स्कोप क्या होता है, लोकल होता है। हालांकि स्कोप के बारे में मैं एक नया लेक्चर लेके आऊंगा कि किस तरह से कितने टाइप के स्कोप होते हैं। वो 4 टाइप के स्कोप होते हैं किसी भी वेरिएबल के, चाहे लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो। हम लोग उसे बाद में पढ़ेंगे, जब ग्लोबल वेरिएबल पढ़ लेंगे तब। फिर समझिए, जिस ब्लॉक के अंदर, जिस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया गया है, आप उसी के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी कैलकुलेशन करा सकते हैं। बाहर जाकर अगर आप सोचेंगे उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू का यूज कर लिया जाए या यूज ना किया जाए, एक्सेस ही कर लिया जाए, प्रिंट ही कर लिया जाए, तो प्रिंट या किसी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं होगा। बिकॉज द लोकल वेरिएबल स्कोप इज अ लोकल, इनका लोकल होता है। लोकल मतलब जब ये फंक्शन डेफिनेशन का एरिया खत्म होगा तो इनकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपने समझ लिया।
नीचे लाइन में चलते हैं। द लोकल वेरिएबल कैन नॉट, द लोकल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, द लोकल ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जिस्ट, लिव जिंदा रहता है, ओनली फंक्शन डेफिनेशन। ये देखिए वही बात बताया जा रहा है, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में ही वह जीवित रहता है, फंक्शन से बाहर जाएंगे वो नहीं रहेगा। ठीक है, डेफिनेटली अगर ऐसा समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो। जैसे हम लोग एक यूनिवर्स में रहते हैं, हम लोग एक इकोसिस्टम में रहते हैं, इस पृथ्वी का अपना एक इकोसिस्टम है, ग्लोब के अंदर रहते हैं, यहां से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती है, इसी में ट्रेवल करती रहती है। अगर वो ग्लोब या वो वॉल्यूम अगर हट जाए तो हम यहाँ की ऑक्सीजन गैस क्या होगी, सब फुर्र हो जाएंगी, दूसरी जगह उड़ जाएंगी और यहाँ पे हो जाएंगे हम लोग नॉन लिविंग। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इसी इकोसिस्टम में रहना होगा, क्योंकि ये लोकल, हम लोग कैसे हैं, लोकल टाइप के हैं, हम ग्लोबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको यहीं डिक्लेयर किया गया है, हम यहीं पर जन्म लिए हैं, तो हम इस जीवन को यहीं जी सकते हैं। हम सोचें हम अपने इस अर्थ से या इस यूनिवर्स से थोड़ा बाहर निकल के जाना चाहें तो आपका एरिया फिक्स है। कहां तक रह सकते हैं? जहां तक ये डिफाइन किया गया होगा अपना एरिया, जहां तक हमारा लाइफ, हमारे स्पेसीज का एरिया डिफाइन किया हो गया, वहां तक तो हम लोग एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाहर जाएंगे नहीं रहेंगे। ठीक है, और अगर आप रहेंगे तो उसके लिए एक नया जुगाड़ लगाना पड़ता है, कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा, वैसे नहीं रहेंगे तो यहां भी एक टेक्निक की बात होगी, लेकिन अभी नहीं। ऐसे समझिए लोकल ऑब्जेक्ट इस तरह से होते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया। फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। द लोकल ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जिस्ट, लिव इनसाइड ओनली फंक्शन डेफिनेशन। आपको पता होगा फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन और एग्जीक्यूशन, जिसे कॉलिंग कहते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन में ही ये एग्जिस्ट करते हैं, जिंदा रहेंगे, उसके बाहर फंक्शन के ऊपर या फंक्शन के नीचे, डेफिनेशन के ऊपर या डेफिनेशन के बाद अगर एरिया में जाके आप फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ करना चाहोगे, एरर हो जाएगा। बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक। आगे, द लोकल ऑब्जेक्ट डू नॉट यूज आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। फिर से वही बात रिपीट किया जा रहा है। यदि आपने लोकल वेरिएबल या लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है इनसाइड ऑफ फंक्शन, तो उसको या तो फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर या फंक्शन डेफिनेशन के बाद, दोनों जगह उपयोग नहीं कर सकते। वह केवल लिव रहता है, एग्जिस्ट रहता है इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। आगे, द पैरामीटर, आप सबको पता है फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत जो भी होता है उसे पैरामीटर कहते हैं। कुछ लोग इसको रिसीवर आर्गुमेंट के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग उसको फार्मर आर्गुमेंट पुकारते हैं। क्यों उसको पुकारते हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पैरामीटर जो होता है ना, वो आर्गुमेंट पे ही काम करता है, इसीलिए इसको आर्गुमेंट के साथ जोड़ दिया गया, एक शब्द जोड़ दिया गया आर्गुमेंट। तो इसे हम लोग रिसीवर आर्गुमेंट या फार्मल आर्गुमेंट कहते हैं। किसको कहते हैं? पैरामीटर को। पैरामीटर माने क्या? एक ऑब्जेक्ट जो कि आपके आउटसाइड ऑफ एरिया से जो वैल्यू आ रही है उनको रिसीव करेगा, उनका नाम पैरामीटर। ध्यान से सुनिएगा, पैरामीटर इज अ प्लेस, पैरामीटर इज एन ऑब्जेक्ट विच आर स्टोर्ड द वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन इनटू द कॉल्ड फंक्शन। जो कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू वहां से आएगी, जो यहाँ पे होल्ड होगा, उसी का नाम पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर मींस नथिंग एल्स। पैरामीटर मतलब एक प्लेस, ऑब्जेक्ट जो होल्ड करेगा वैल्यू। नहीं कंफ्यूज हो जाए, पैरामीटर माने व्हाट। द पैरामीटर या रिसीवर आर्गुमेंट या फॉर्मल आर्गुमेंट आर ट्रीट। आर क्यों लिखा गया? क्योंकि एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। पैरामीटर्स एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकता है। आर ट्रीट एज लोकल वेरिएबल या लोकल ऑब्जेक्ट। फिर सुनिए, अभी मैं इसके ऊपर लाइन में बार बार इनसाइड कह रहा था। फंक्शन के अंदर मतलब इंडेंटेशन ऑपरेटर के साइड इनसाइड जो स्टेटमेंट रहते हैं, वहां जो डिक्लेयर करते हैं उनको लोकल वेरिएबल कहते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। यस, लेकिन याद रखना, जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफ लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट नेम आप जब सेट करते हैं ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट नेम है ये भी लोकल है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इनसाइड ऑफ अगर लोकल होते हैं तो इनसाइड तो है नहीं, ये तो फंक्शन के अंदर है, पैराथेसिस के अंदर है, वो भी लोकल ही कहलाए जाते हैं। याद रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अराइज द इंटरव्यूज क्वेश्चन एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सुनिएगा, जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो रिसीवर ऑब्जेक्ट होते हैं, वो भी लोकल ही होते हैं, क्योंकि वो भी आप ये नहीं कह सकते बाहर एरिया में है, क्योंकि फंक्शन डेफ के ऊपर की लाइन जो होगी वो आउट ऑफ एरिया होगा। डेफ के ठीक सामने अगर बात किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इनसाइड एरिया कहलाएगा।
डेफ के ऊपर के लाइन में या बराबरी में कोई पहुंच जाए तब होता है, तो वो क्या है, डेफ के लाइन में ही है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के अंतर्गत आता है। वह भी जो पैरामीटर होता है या ऑब्जेक्ट जो पैरामीटर होते हैं वो भी लोकल ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे ग्लोबल उसे कहते हैं। आगे, दैट मीन्स, जिसका मतलब, इसका मतलब, दैट मीन्स द पैरामीटर ऑब्जेक्ट नेम, जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट नेम होते हैं, एंड आल्सो इनसाइड फंक्शन ऑफ डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ, इनसाइड ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन फंक्शन। डेफिनेशन फंक्शन के अंदर दो जगह आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक तो आपको मिलना है जब आप डेफ स्टेटमेंट के साथ में पैराथेसिस के अंदर पास कर रहे होंगे, वो भी लोकल कहलाएंगे। और इनसाइड ऑफ एरिया, जिसे हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं, वहां वाले ऑब्जेक्ट नेम और यहां वाले ऑब्जेक्ट नेम दोनों ही क्या कहलाएंगे, लोकल कहलाएंगे, ग्लोबल नहीं कहलाएंगे। ठीक, आगे, बोथ आर ऑब्जेक्ट नेम आर ट्रीट एज लोकल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट इन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, पैरामीटर, वो और इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, वो दोनों को दोनों क्या होंगे, वो दोनों को दोनों कहलाते हैं लोकल ऑब्जेक्ट या लोकल वेरिएबल। आगे लाइन में देखिए, लोकल वेरिएबल या लोकल ऑब्जेक्ट इज हायर प्रेसिडेंस देन ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन फंक्शन डेफिनेशन। एक बात आपको बताना जरूरी था, लेकिन हम लोग जब तक ग्लोबल नहीं पढ़ेंगे तब तक लाइन नहीं समझेंगे। बट आप समझ लीजिए, लोकल और ग्लोबल अगर दो टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं तो इसका मतलब वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट में अगर कोई पूछे प्रेसिडेंस किसका होगा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में, तो किसका होगा, तो लोकल वाले का होगा। किसका होगा, लोकल वाले का होगा। आपने सुना होगा, अपने घर में जब बच्चा रहता है तो चाहे वो स्मार्ट हो और चाहे स्मार्ट नहीं हो, ऑलरेडी वो अपने आप को मस्त रहता है और स्मार्ट ही दिखता है ना, उसकी प्रेसिडेंस सदैव हाई रहेगी। अब भले वो बाहर जाएगा तो अलग बात है, तो लोकल का स्कोप ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्लोबल। इसके बारे में हम लोग जानकारी आगे जब ग्लोबल पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। बस इसका एक लाइन था, इसलिए आप समझते जाइए। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, एक लोकल हो एक ग्लोबल हो, तो प्रेसिडेंस किसका हाई होगा, तो आप कहिएगा लोकल का प्रेसिडेंस हाई होगा। इन द सेंस आप क्या, अगर ए नाम का ऑब्जेक्ट लोकल है और ए नाम का ऑब्जेक्ट पहले से ऊपर भी बना हुआ था, एक्चुअली में ग्लोबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो फंक्शन के ऊपर कहीं डिक्लेयर किए रहते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट नेम यहां दोनों सेम हो गए, ए और ए, तो किनका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, लोकल का होगा। तो जो ए आपकी वैल्यू प्रिंट होगी वो लोकल की वैल्यू की प्रिंट होगी, जो उसका एक्चुअल वैल्यू होगा, ना कि ग्लोबल का, क्योंकि ग्लोबल का स्कोप लोअर होता है कंपेयर टू लोकल वेरिएबल इनसाइड ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आगे, हालांकि वो एग्जांपल करके मैं आपको बताऊंगा, उसमें सोचने की बात नहीं है। लोकल वेरिएबल फॉर एज लॉन्ग फंक्शन एग्जीक्यूटिंग, जो आपका लोकल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट होता है वो कब तक जिंदा रहता है, एग्जिस्ट करता है, जब तक आपका फंक्शन रहता है। आपका जैसे ही डेफिनेशन फंक्शन से कंट्रोल बाहर जाएगा, यहां के जो ऑब्जेक्ट होंगे या वेरिएबल होंगे वो डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे बाहर आप जाएंगे उनका स्कोप खत्म हो जाएगा। सर फिर से कंट्रोल आया तो हाँ, फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन अगर वो बाहर गए तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा, अंदर आए तो लिविंग हो सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, वायरस जो होता है हमारे बॉडी से, लिविंग से अगर दूर रहता है तो वो नॉन लिविंग कहलाता है, लेकिन अगर किसी बॉडी में आ जाता है फिर जिंदा हो जाता है। तो इसी तरह समझिए, जो आपका लोकल वेरिएबल होगा जब तक कंट्रोल इनसाइड रहेगा तब तक वो लिविंग रहेगा, लेकिन जैसे कंट्रोल बाहर को जाएगा क्या हो जाएगा, वो नॉन लिविंग हो जाएगा, और जैसे फिर से आएगा फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यही ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं, जब हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो वो चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, वो सब एग्जिस्ट करता रहता है। दे आर नॉट डाई, वो कभी मरता नहीं है। मरना इन द सेंस ऑफ स्कोप की बात है, यहाँ पे उनका स्कोप क्या है, वो कब तक एग्जिस्ट करते नहीं। आप मरना और जीने का मतलब को दूसरा समझे, अपने साहित्यिक हिंदी का बात है ना। ये लिविंग करना और नॉन लिविंग जो बताया जा रहा है, ये स्कोप की बात है, उनका क्षेत्र रक्षण आगे होगा नहीं होगा। जैसे वाईफाई आप कनेक्ट करते हैं तो कुछ उसका डिस्टेंस होता है, तो वो तब तक तो लिविंग रहता है, जैसे उस एरिया से बाहर जाते हो नॉन लिविंग हो जाता है, फिर आओगे फिर कनेक्ट कर लेगा। मैं वो वाला बात कर रहा हूं। इसी तरह से इसका एरिया होता है, दायरा होता है, जब तक वहां कंट्रोल एग्जिस्ट रहेगा तब तक एक्टिवेट होगा वो, लेकिन जैसे उस एरिया से बाहर जाएंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वो नॉन लिविंग हो जाएगा। चले, ये रही कहानियां
जो थ्योरी के बारे में आपको लोकल वेरिएबल के बारे में एक्सप्लेन किया गया सॉलिड तरीके से। आई होप आपको लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन या लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन क्लियर समझ में आ गया। हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, जो इधर बनाया गया है। डेफ लिखा गया, फंक्शन नेम लिखा गया, ऑब्जेक्ट नेम 1, ऑब्जेक्ट नेम 2, डॉट डॉट डॉट, ऑब्जेक्ट नेम n। ये ऑब्जेक्ट नेम ये भी लोकल वेरिएबल कहलाएंगे, यही मैं बता रहा था, लोकल ऑब्जेक्ट। ये देखिए पैरामीटर आल्सो ट्रीट अ लोकल ऑब्जेक्ट। और यहां पर देखिए एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, आपने यहां भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। आप डिक्लेयर करना, वैल्यू करना दोनों साथ ही होगा, इसे हम लोग कहते हैं लोकल ऑब्जेक्ट, लोकल ऑब्जेक्ट या वेरिएबल। हम दोनों को ही, इनको और इनको दोनों को ही क्या कहते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये लोकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी लोकल ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं। ठीक है, यही बात आपको कई बार बताया गया था। अच्छा, अब एग्जांपल देखिए, डेफ सम एक्स वाई जेड। जरा बताइए, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। यस, किस टाइप के ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन दो ही टाइप हो सकता है, या तो लोकल या तो ग्लोबल। ये कैसे है? ये भी लोकल डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है? लोकल डिक्लेरेशन है। कैसे पता? फंक्शन डेफिनेशन के सामने, फंक्शन डेफिनेशन में जो यहाँ पे पैरामीटर लगाए जाते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? लोकल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और यस क्या है? यस भी यहाँ पे क्या है? लोकल ऑब्जेक्ट है। और प्रिंट में अगर आप x को प्रिंट करोगे, y को प्रिंट करोगे, z को प्रिंट करोगे और s को भी प्रिंट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल है। x की वैल्यू क्या कॉपी हो जाएगी? 50, और इसका क्या हो जाएगा? 30, इसका क्या हो जाएगा? 20। जरा हमको बताइए किस टाइप का आर्गुमेंट है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ये किस टाइप का आर्गुमेंट है? सोच के बताइए। पोजिशनल आर्गुमेंट है कि कीवर्ड आर्गुमेंट है? तो आई होप आपने राइट आंसर दिया। दिस इज अ पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, तो जैसे आप क्रम से वैल्यू दे रहे हो उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीव किए हैं और वो क्रम से ही जाएगा। यहाँ पर x y z इज अ लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन एंड आल्सो s इज अ लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, अगर अब आप यहाँ प्रिंट करके सोचे x को पा जाऊं तो एरर हो जाएगा, y को पाने की कोशिश करेंगे एरर हो जाएगा, s को पाने की कोशिश करेंगे एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट केवल वहीं करेंगे। ये आउट ऑफ फंक्शन आ गए। आपको पता है ये जो एरिया है ये कहलाता है फंक्शन का एरिया, और ये आउट ऑफ फंक्शन में आ गए। कॉलिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट आउट ऑफ फंक्शन होता है, और आपको पता है ये क्या होगा? नॉन लिविंग हो गया। अगर आप यहां से यहां वैल्यू x की प्रिंट करना चाहे y की x की तो एरर हो जाएगा, आप नहीं पा पाएंगे। इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। आई होप आपको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा। अगर इफ यू वांट टू रिसीव द वैल्यू, अगर आप चाहते हो वहां से यहां लाना तो उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा आउटसाइड में। तो इसीलिए जुगाड़ बनाया गया, टेक्निक बनाया गया रिटर्न का, कि भैया अगर आपको ले जाना है तो ऐसे नहीं ले जा सकते क्योंकि नॉन लिविंग हो जाएगा, तो उसको आप ले जाइए, आगे ले जाइए। आपने सुना होगा, जब भी मैं वाईफाई का एग्जांपल दे रहा था, मैंने कहा कि आपका एक निश्चित दायरा होता है। मैंने कहा और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एक कनेक्टर लेके जाइए जो कि आगे फॉरवर्ड कर पाए तो वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको ये बात समझ में आ गया। ये x और ये y और ये z अगर आप ऊपर फंक्शन के या नीचे कहीं यूज करना चाहेंगे एरर आ जाएगा। अगर आप यस, ये डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल है, यस को आप यहां प्रिंट करना चाहेंगे तो एरर हो जाएगा। क्यों? दिस इज अ कॉल टू लोकल ऑब्जेक्ट या लोकल वेरिएबल। आई होप आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन में लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन या लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन बहुत बढ़िया समझ में आ गया, और हमें उम्मीद है आप लोकल ऑब्जेक्ट से संबंधित एक दो एग्जांपल बताएंगे जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आप प्रोग्राम बना लीजिएगा लोकल से, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को जो जानना है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन या ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखना है। अगर आपको यह लेक्चर लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए और आपको प्रत्येक लेक्चर जो कि एक क्रमगत तरीके से, जो एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में जिस तरह से साइंस होना चाहिए उसी क्रमगत और सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से लेक्चर आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, और आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने पैथन स्किल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मीट इन नेक्स्ट क्लास।